कल हमने एस्टीमेट के टाइप्स समझ लिए थे कि कितने टाइप्स ऑफ एस्टीमेट होता है और कैसे आपको यहाँ पर एस्टीमेट बनाना था। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि जैसे हमने बोला था डेटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेशन। एस्टिमेशन के लिए क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड होता है। एक तो ड्राइंग थी, ड्राइंग आपका इन द फॉर्म ऑफ प्लान्स था और आपका सेक्शनल एनिमेशन था। नेक्स्ट आपका स्पेसिफिकेशन था, जो भी हमने डिस्कस कर लिया था कि जनरल स्पेसिफिकेशंस होते हैं और डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन होते हैं और उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट था आपका रेट्स। तो रेट्स मुझे कहाँ मिला था, शेड्यूल ऑफ रेट्स, जो आपकी बुक मेंटेन की जाती है पीडब्ल्यूडी और सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स के द्वारा, उसमें मुझे डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क के क्या मिले थे, रेट्स मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि वहां पे हमने डिस्कस किया था प्लान। क्लियर, क्या बोला था कि एक प्लान की आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर प्लान होता क्या है, कहलाता क्या है। क्लियर, तो प्लान्स जो होता है आपका 2 डायमेंशनल डायग्राम होता है और इसको यूज किया जाता है पर्टिकुलर प्लेस और ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। क्लियर, जो आप ऑब्जेक्ट या जो आप प्रोजेक्ट करने वाले हो उसका प्लेस कहाँ पर है और नेक्स्ट उस ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट को जो आप बनाने वाले हो वहां पर उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप 2 डायमेंशनल जो डायग्राम्स का यूज करते हो उसको आप क्या बोलोगे, प्लान्स बोलोगे। क्लियर, तो पुष्पन गुड मॉर्निंग। तो प्लान्स को मैं यहाँ पे क्या कैसे यहाँ पे डिफाइन करूंगा, तो प्लान्स आर अ सेट ऑफ ड्राइंग। क्लियर, आप क्या बोलोगे, plans are a set of drawing or 2-dimensional diagram or 2-dimensional diagram used to describe a place or object। क्लियर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लान बोलेंगे। क्लियर, अब प्लान्स कितने टाइप के होते हैं जो आप यूज करते हो। क्लियर, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे प्लान्स की मैं बात कर रहा हूँ, डिफाइन हमने कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लान की। क्लियर, तो टाइप्स ऑफ प्लान देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान में सबसे पहला जो हम यहाँ पे प्लान्स यूज करते हैं वो आपका कौन सा है, साइट। क्लियर, सबसे पहला कौन सा हम पढ़ेंगे, साइट प्लान को पढ़ेंगे या साइट प्लान्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइट प्लान क्या होता है, तो साइट प्लान जो होता है इसको हम स्मॉल स्केल के लिए प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहला तो आपको ये याद रखना है कि साइट प्लान जो हम बनाते हैं इसकी स्केल क्या होती है। क्लियर, तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, प्रिपेयर्ड फॉर स्मॉल स्केल। क्लियर, हम इसको स्मॉल स्केल के लिए प्रिपेयर्ड करते हैं और इसकी जो स्केल होती है वो क्या होती है आपकी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 मीटर। कितनी स्केल यहां तक हो सकती है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर। क्लियर, आपकी ये स्मॉल की यहाँ स्केल की आपकी क्या होती है, रेंज होती है। क्लियर, नेक्स्ट अगर मैं इंच और फीट में बात करूं, स्केल की मैं किसमें बात करूं, इंच और फीट में बात करूं, तो 1 इंच में आप 40 फीट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, याद रखना है आपको 40 फीट। क्लियर, या फिर 1 इंच में कितना आपका 80 फीट।
क्लियर। तो ये इंच और फीट में आपकी स्केल हो गई, ये सेंटीमीटर और मीटर में आपकी स्केल हो गई है। तो आपको स्केल सबसे पहले याद रखना है कि साइट प्लान बनाने के लिए आप कौन सी स्केल का यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो यहाँ पे पूछा जाएगा कि साइट प्लान जो होता है इसमें क्या क्या चीजें आपको दिखाई देती हैं। क्लियर, क्या क्या चीजें इसमें दिखाई देती हैं। अगर साइट पर आप साइट प्लान को यूज करोगे तो क्या क्या आपको दिखेगा। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर इन साइट प्लान शोइंग, क्या क्या चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो पहली चीज जो आपको यहाँ पे मिलेगी दैट इज ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग। क्या मिलेगा आपको, ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का ओरिएंटेशन अगर आपको देखना है देन वी यूज्ड साइट प्लान। क्लियर। नेक्स्ट इसमें क्या और शो हो सकता है, बाउंड्रीज ऑफ लैंड। क्या हो सकता है, बाउंड्री ऑफ लैंड। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड आपका यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट होगा, सॉरी रिप्रेजेंट बोल रहा हूं, क्या शो होगा आपको, पोजीशन ऑफ रोड। पोजीशन ऑफ रोड। क्लियर। फोर्थ यहां पर क्या होगा, ड्रेनेज सीवर लाइन या ड्रेन सीवर लाइन, ये भी आपको इसमें शो होगा। वाटर पाइपलाइन भी आपको साइट प्लान में शो होगी। वाटर पाइपलाइन भी यहां पर क्या होगी, आपकी शो होगी। नेक्स्ट आपका एडजॉइनिंग प्लॉट ऑफ लैंड। नेक्स्ट क्या रिप्रेजेंट होगा, एडजॉइनिंग प्लॉट ऑफ लैंड। प्लॉट ऑफ लैंड, देखो ज्वाइन जो आपका अर्थ सरफेस है उस पे जो प्लॉट्स है वो क्या है, ज्वाइन होंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पे ओनरशिप डिटेल दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा ओनरशिप मतलब जैसे दो कैंडिडेट है तो एक पर ए लिखा होगा एक पर बी लिखा होगा, तो ए भी आपका यहाँ पे दिखाई देगा आपको। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे आप बोला एडजॉइनिंग प्लॉट ऑफ लैंड विथ देयर ओनरशिप, विथ देयर ऑनरशिप, with their ownership। क्लियर। तो इतनी सारी चीजें आपको साइट प्लान में शो होती हैं। नेक्स्ट साइट प्लान में आप ऐसा भी बोल सकते हो जो आपकी लोकेशन ऑफ वर्क है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, आसपास जो आपका एरिया रहेगा उसके रिस्पेक्ट में आपका जो लोकेशन ऑफ वर्क होता है वो आपको यहाँ पर शो होता है। क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि इन साइट प्लान बिल्डिंग और जो अदर डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो रही है उसको हम लाइन डायग्राम के थ्रू बनाते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलूंगा, इन साइट प्लान building and other details, building and other details are drawn in line diagram, are drawn in line diagram। क्लियर। इसको आप क्या बोलते हो, साइट प्लान बोलते हो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, साइट प्लान हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लेआउट प्लान। क्या आता है, लेआउट प्लान। क्लियर, ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि साइट प्लान में कौन कौन सी डिटेल्स रिप्रेजेंट की जाती है, शो की जाती है। ठीक है,
जब कभी आप सब इंजीनियर बन जाओगे तो साइट पर आपको प्लान्स दिए जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इतनी सारी चीजें शो हो रही है मतलब ये आपको साइट प्लान दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका लेआउट प्लान। नेक्स्ट क्या आएगा आपका लेआउट प्लान। ठीक है, तो लेआउट प्लान क्या होता है? फॉर अ प्रोजेक्ट ऑफ अ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर। क्लियर। अगर कोई प्रोजेक्ट है वो नंबर ऑफ बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर को क्या करके चलता है? कंसिस्टिंग। मतलब एक प्रोजेक्ट में नंबर ऑफ स्ट्रक्चर या नंबर ऑफ बिल्डिंग आपको यहाँ पे क्या करना है? क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तब हम क्या करते हैं? लेआउट प्लान को होल एरिया में जो हम प्रिपेयर करेंगे, एक स्मॉल स्केल के लिए हम उसको प्रिपेयर करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये लिखना आप इसमें, फॉर अ प्रोजेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, फॉर अ प्रोजेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स and structures, a layout plan of the whole area structure, a layout plan of the whole area is prepared to a small scale. क्लियर। तो सबसे पहले आपको लेआउट प्लान का स्केल याद रखना है कि यहाँ स्केल क्या यूज होने वाला है। मतलब 1 सेंटीमीटर टू 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 मीटर। ये आपकी यहाँ पर स्केल यूज होगी। क्लियर। अगर मैं इंच और फीट में इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगा? 1 इंच इक्वल्स टू 80 फीट तो 1 इंच इक्वल्स टू 160 फीट। क्लियर। ये इंच और फीट में आपकी स्केल यहाँ पे हो जाएगी। स्केल्स को हम डिटेल में और पढ़ेंगे सर्वेइंग सब्जेक्ट में। क्लियर। स्केल जो हम डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पढ़ेंगे? सर्वेइंग में हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। वहां पे आपको RF वगैरह कैलकुलेट करना रहता है, स्केल से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपके सर्वेइंग में। ठीक है, तो इसको अपन वहां पे और डिटेल्स में क्लियर कर लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है लेआउट प्लान कब यूज करते हो आप? जब एक प्रोजेक्ट में नंबर ऑफ बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स होंगे तो। क्लियर। एक और चीज आप बोल सकते हो, लेआउट प्लान में आप जियोग्राफिकल ओरिएंटेशन वेरियस यूनिट्स का इंडिकेट करते हो। क्लियर। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं शोइंग कि इस लेआउट प्लान में आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी, क्या क्या यह शो करेगा। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है साइज। क्या आता है? साइज। नेक्स्ट क्या आएगा आपका? पोजीशन। साइज, पोजीशन। नेक्स्ट लोकेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्या आएगा? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बिसाइड द स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग। क्लियर। अब इसके अलावा देखो स्ट्रक्चर का साइज, स्ट्रक्चर की पोजीशन, स्ट्रक्चर की लोकेशन एंड स्ट्रक्चर का ओरिएंटेशन, ये भी आपको इसमें शो होगा। इसके अलावा आपके लेआउट प्लान में और क्या मिलेगा आपको? और क्या मिलेगा देखने को? रोड्स देखने को मिलेंगी। क्लियर। रोड्स के अलावा लेंथ जो आपने डाली होंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस वगैरह आपने जो डाली होंगी। क्लियर। नेक्स्ट ड्रेनेज लाइन, मतलब ड्रेन आपको देखने को मिल जाएगा। पाइपलाइंस भी आपको मिल जाएंगी इसमें देखने को। पाइपलाइंस भी आपको देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक लाइन आपको मिल जाएगी। पार्क आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर। पार्क आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर। तो रोड्स, लैंड, ड्रेन, पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक लाइन एंड पार्क जो आपको इस लेआउट प्लान में मिलेगा, यह प्रॉपर नोटेशन के साथ मिलेगा, आपको लिखा हुआ। क्लियर। विथ प्रॉपर नोटेशन। क्लियर। प्रॉपर नोटेशन के साथ यह भी आपको लेआउट प्लान में देखने को मिलेगा। क्लियर।
और जो अपन ने वहां पे बात की थी कि द बाउंड्री, वहां पे और क्या बात की थी साइट प्लान में, एक बाउंड्री की बात की थी। क्लियर? बाउंड्री के साथ साथ मेन अप्रोच, या फिर एडजॉइनिंग लैंड, क्लियर, विथ देयर ओनरशिप नेम। क्लियर? तो ये सारी चीजें भी आपको कैसे मिलेंगी? विथ ओनरशिप नेम, और इन बाउंड्रीज का, मेन अप्रोच का, एडजॉइनिंग लैंड का नेचर, ओनरशिप नेम एंड नेचर ऑल्सो इंडिकेट इन लेआउट प्लान। क्लियर? यह साथ में आपको यह भी लेआउट प्लान में देखने को मिलेंगी चीजें। ठीक है, तो याद रखना है ये सारी चीजें कि लेआउट प्लान में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो जो मैंने क्या बोला था आपको कि इंडिकेट द जियोग्राफिकल ओरिएंटेशन ऑफ द वेरियस यूनिट्स, जितनी भी यूनिट्स आप यहाँ पे बना रहे हो उन सबका जियोग्राफिकल ओरिएंटेशन आपको देखने को मिलता है। जो स्केल आपकी यूज होती है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 मीटर, ये आपको स्केल याद रखना है। और क्या क्या चीजें इसमें रिप्रेजेंट की जा रही हैं ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है? इतना दोनों प्लान आपको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है फिर इंडेक्स प्लान। क्लियर? नेक्स्ट आपका यहाँ पे आएगा इंडेक्स प्लान। तो इंडेक्स प्लान आपका क्या कहलाता है? सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो फॉर रोड प्रोजेक्ट, क्लियर, इंडेक्स प्लान की अपन बात करते हैं। जैसे फॉर रोड प्रोजेक्ट आप कर रहे हो कोई सा, क्लियर, रोड के साथ साथ आप या फिर कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट कर रहे हो। क्लियर? रोड प्रोजेक्ट की बात करूं मैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करूं मैं, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की बात करूं, या फिर सैनिटरी वर्क प्रोजेक्ट की बात करूं। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोला मैंने? वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट या फिर सैनिटरी वर्क प्रोजेक्ट। क्लियर? या फिर आप कोई सा मेजर बिल्डिंग प्रोजेक्ट आप कर रहे हो। क्लियर? या फिर आपको क्या बोला मैंने? मेजर बिल्डिंग प्रोजेक्ट आप कर रहे हो। ठीक है, देन यहां पर क्या होगा, आप इंडेक्स प्लान को बनाओगे और इंडेक्स प्लान की जो स्केल यूज करोगे, क्या करोगे? स्केल यूज करोगे। तो यहाँ पे स्केल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनमें से कोई सा एक प्रोजेक्ट को करते हो तो यहाँ पर जो स्केल आपकी यूज होगी इंडेक्स प्लान में वो क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे देखना, स्केल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर तक का एरिया आप 1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करोगे। या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको?
1 इंच इक्वल्स टू, क्या बोलोगे आप, 1 इंच इक्वल्स टू 1 माइल्स। क्लियर। तो ये आपको यहाँ पे स्केल याद रखना है कि इंडेक्स प्लान की जो आपकी स्केल होगी वो क्या होगी, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.5 किलोमीटर एंड 1 इंच इक्वल्स टू 1 माइल्स। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन कि आप यहाँ पर आप सीधा सीधा याद रखना, आप यहाँ पे इंडेक्स प्लान ये बहुत बड़ी चीज होती है। रोड प्रोजेक्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, सैनिटरी वर्क प्रोजेक्ट और मेजर बिल्डिंग प्रोजेक्ट जो आपका होता है, पूरी की पूरी अपन बात कर रहे हैं टाउन, थोड़ा सा टाउनशिप आप डेवलप कर रहे हो बड़ी किलोमीटर्स में, ठीक है। ध्यान रखना बड़े प्रोजेक्ट में आप यूज कर रहे हो इंडेक्स प्लान्स को, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इंडेक्स प्लान में क्या क्या चीजें शो की जाती हैं, तो शोइंग में अपन बात करेंगे क्या क्या चीजें यहाँ पर शो की जाएंगी। अलाइनमेंट सबसे पहला इंपोर्टेंट, रोड जैसे रोड वर्क आप कर रहे हो तो अलाइनमेंट बहुत इंपोर्टेंट चीज है। तो अलाइनमेंट विथ पोजीशन ऑफ कलवर्ट्स, जैसे आपने कलवर्ट्स बना रहे हो, क्लियर। तो अलाइनमेंट विथ पोजीशन विथ पोजीशन ऑफ कलवर्ट्स, क्लियर। आपने जैसे रोड बनाया है तो आप बॉक्स कलवर्ट्स बनाते हो, ठीक है। तो वो कलवर्ट्स की पोजीशन अलाइनमेंट के साथ आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, क्लियर। आउटलेट्स, नेक्स्ट आपका क्या होगा, जो आउटलेट्स हैं वो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे, क्लियर। मेन वर्क एंड मेन आउटलाइंस जो आपकी होगी, मेन वर्क आपका क्या है वो इसमें आपको शो किया जाएगा, मेन वर्क आपको क्या करना है, और मेन आउटलाइंस जो आपकी होंगी वो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाएंगी। आउटलाइंस कहां तक आपका रहेगा, ठीक है, क्लियर, इतना याद रखना। अब अगर आपने नोट्स डाउनलोड किए होंगे ऐप के थ्रू तो आप उसमें एक की प्लान और लिखा होगा, वो की प्लान में आप देख रहे होंगे डिटेल्स आर ड्राइंग ऑन अ सेपरेट सीट रिप्रेजेंटिंग बाय सेटिंग ऑन द की प्लान। तो इसको आप ऐसे समझना कि जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए इंडेक्स प्लान को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं एक स्मॉल स्केल के लिए, तो उसको हम की प्लान बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, की प्लान बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन में आप लिख लेना, बिग प्रोजेक्ट फॉर बिग प्रोजेक्ट, क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे देख लेना, शॉर्ट में लिख देता हूं, फॉर big project index plan drawn with a small scale known as की प्लान, उसको आप क्या करते हो, की प्लान के नाम से जानते हो, क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका सर्विस प्लान, ये आता है आपका सर्विस प्लान। तो आप देखते हो कोई बड़े से हॉस्पिटल में आप जाते हो या होटल्स वगैरह में जाते हो तो स्टेयर्स वगैरह के पास में एक उनका एक प्लान लगा होता है जिसमें प्लम्बिंग से रिलेटेड या आउट पॉइंट्स के रिलेटेड, आउट जो यहाँ पे लिखा था मेन आउटलेट्स जो होते हैं, तो आउटलेट्स से रिलेटेड जो भी सर्विस होती है वो उस प्लान में रिप्रेजेंट की जाती है, जिसको आप सर्विस प्लान बोलते हो, क्लियर। तो प्लान कंसिस्ट ऑफ ऑल डिटेल ऑफ प्लम्बिंग, क्लियर, कंसिस्ट ऑल डिटेल of plumbing and outlets, क्लियर। कहाँ पे स्टेयर है, कहाँ पे लिफ्ट है, ये सारी चीजें, ग्राउंड फ्लोर, ओटी कहाँ पर है आपका, ऑपरेशन थिएटर जो होता है, तो ये सारी की सारी इस किस में रिप्रेजेंट की जाएंगी, सर्विस प्लान में रिप्रेजेंट की जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका सर्विस प्लान कहलाता है, तो आप सर्विस प्लान लिख लेना, ठीक है।
क्लियर है इतना सभी को? देखो जितने भी सब्जेक्ट आप अभी पढ़ रहे हो, जैसे बिल्डिंग मटेरियल आपने पढ़ लिया है, क्यूएससी आप पढ़ रहे हो, नेक्स्ट आपका सर्वेइंग जैसा सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? तो अच्छे से रिवाइज करते जाना है। जितना क्लास में एटलीस्ट एक दिन में आप पढ़ रहे हो वो डेली के डेली आप रिवाइज करते जाना, ठीक है? क्लियर है सभी को? थोड़ा सा जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दिया करो आप लोग। क्लियर है सभी को? चलो, तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है। लास्ट टाइम एसएससी में भी यहाँ से कम दो या तीन बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है? व्यापम में भी आ चुका है आपका, तो नोट डाल के लिखना, इन बिल्डिंग वर्क, नोट डाल के क्या लिखोगे आप? इन बिल्डिंग वर्क। अब बिल्डिंग वर्क में मैं बात करूं तो बिल्डिंग वर्क में किसकी बात कर रहा हूं मैं? इन बिल्डिंग वर्क फॉर इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन। इसका बोला सबसे पहला पॉइंट मैंने, इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन, पहला पॉइंट। नेक्स्ट सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क, सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क, सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क। क्लियर? तो इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क के लिए जो आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, क्लियर? आपने जो कॉस्ट एस्टिमेटेड निकाला है तो उसका 20% जो खर्चा होता है वो किसमें जाता है? इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन और सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क। देखो उसका मतलब इतना और एडिशन आपको देना है, ठीक है? तो इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क के लिए हमने क्या कर दिया है? इतना यहाँ पर दिया है 20% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। कितना दिया है? 20% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, तो सैनिटरी वर्क परसेंट, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? परसेंट अबाउट 20% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। क्लियर? कितना? 20%। अब अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, सर इस 20% में से इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हम कितना करेंगे? क्लियर? तो याद रखना इलेक्ट्रिफिकेशन की, अब इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन आपका यहाँ पे आया है, क्लियर? तो अपन देख लेते हैं। तो अगर मैं आपसे क्या बोलूं 20% की बात कर रहा हूं मैं, तो टोटल मैंने यहाँ पे 20% दिया है। तो देखो सबसे पहला यहाँ पे मैंने क्या लिया? सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क। तो सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क के लिए आप क्या करते हो? 8% यहाँ पे दिया गया है, 8% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। क्लियर? जो बिल्डिंग की आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसका 8% हमने किसको दिया है? सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क को दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा आपका इलेक्ट्रिफिकेशन, नेक्स्ट आपका क्या आएगा?
इलेक्ट्रिफिकेशन आपका आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिफिकेशन में आपने कितना देके रखा है, इसमें भी आपने 8% देके रखा है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग वर्क। क्लियर। नेक्स्ट, अगर आप अपने घर में इलेक्ट्रिक फैन को इंस्टॉल करते हो तो इसके लिए मैक्स टू मैक्स कितना दिया गया है, 4% दिया गया है एस्टिमेटेड कॉस्ट का। क्लियर। 4% किसका दिया गया है, एस्टिमेटेड कॉस्ट का दिया है। तो अब देखो आप ऐड करोगे तो 20% अबाउट आ जाएगा आपका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखना है, कितना परसेंट यहाँ पे दिया गया है सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क में, इलेक्ट्रिफिकेशन में कितना दिया गया है, एंड इलेक्ट्रिक फैन में कितना परसेंट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन जो आप बात कर रहे हो, देखो यहाँ मैक्स टू मैक्स मैंने वैल्यू आपको दे दी है, कितना है, 8% है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करो, देखना इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो मैक्स टू मैक्स आपने यहाँ पे 8% दिया है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 8% से कम नहीं दे सकते हैं क्या हम, क्लियर, कम नहीं दे सकते हैं क्या, याद रखना इसकी परसेंट भी वैरी करती है आपकी, कितनी वैरी करेगी, 5 to 8% वैरी करती है। अपन ने 8% मैक्स टू मैक्स की बात की है, एग्जाम में अगर वैरी परसेंट में पूछे तो 5 to 8 आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है, और अगर सिंगल पूछ रहा है तो मैक्स वाली वैल्यू आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है, मतलब 8%। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन आपका जो होता है इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती हैं, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। क्लियर। तो नाम अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है, क्लियर, इलेक्ट्रिक वायरिंग जो आपकी होती है, क्लियर। अब इलेक्ट्रिक वायरिंग आप किसके लिए करते हो, फॉर लाइट्स के लिए, किसके लिए करते हो, लाइट्स के लिए करते हो। फैन आपको यूज करना है तो फैन के लिए आप यूज करोगे, और जो आप प्लग पॉइंट प्रोवाइड कराते हो, क्लियर, प्लग पॉइंट्स आप प्रोवाइड कराते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक वायरिंग की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो इंक्लूड क्या क्या किया, इलेक्ट्रिक वायरिंग किया, लाइट के लिए, फैन के लिए एंड प्लग पॉइंट के लिए। इसके अलावा और क्या होता है, पेंडेंट्स आप यूज करते हो, क्या यूज करते हो, पेंडेंट्स यूज करते हो, ये भी आपका इलेक्ट्रिफिकेशन में आता है। ब्रैकेट्स आप भी यूज करते हो, ब्रैकेट्स आप यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके सेट्स होते हैं, आपके क्या होते हैं, सेट्स होते हैं, ठीक है। सेट्स के अलावा आप होल्डर्स भी यहाँ पे यूज करते हो, तो ये भी आपके इंक्लूडेड है, यहाँ पर होल्डर्स भी आपके इंक्लूडेड है। नेक्स्ट बल्ब आता है आपका, स्विच बोर्ड आता है, बल्ब आता है आपका, स्विच बोर्ड आपका आएगा, स्विच बोर्ड आप यहाँ पे लोगे। नेक्स्ट कट आउट्स जो आप प्रोवाइड कराते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन में इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका इंटरनल वाटर सप्लाई की बात की जाए, इसकी बात की जाए इंटरनल वाटर सप्लाई की, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर इंटरनल वाटर सप्लाई। तो इंटरनल वाटर सप्लाई में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, कुछ एग्जांपल्स अपन यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले वाटर सप्लाई के लिए आप जो वाटर पाइपलाइन का यूज करोगे, तो एक तो आपका क्या हो गया, वाटर पाइपलाइन हो गया है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वेब कॉक्स आप जो यूज करते हो यहाँ पर, क्लियर। नेक्स्ट स्टॉप कॉक्स,
ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। सैनिटरी एंड प्लम्बिंग करके एक आपका टॉपिक यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, उसमें आपको ये सारी चीजें पढ़ना है। यहाँ से आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आप जो यहाँ पर क्या करते हो, फिटिंग प्रोवाइड कराते हो, तो नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, फिटिंग आ जाएगा। और इसके अलावा वाटर सप्लाई टैंक की बात कर रहे हो तो यहाँ पर टैंक भी आप लगाओगे, ओवरहेड टैंक भी आप इंस्टॉल करोगे, तो वो ओवरहेड टैंक भी आपका इसमें इंक्लूड होगा। अब अगर मैं बात करूं किसकी, इंटरनल सैनिटरी की, तो देखो वाटर सप्लाई की बात करूं यहाँ इंटरनल सैनिटरी की, तो कितना परसेंट वेरी करेगा, 5 to 8% वेरी करेगा। अब नेक्स्ट किसकी बात कर रहा हूं मैं, सैनिटरी की बात कर रहा हूं। तो सैनिटरी में क्या क्या चीजें यहाँ पर इंक्लूड की जा रही हैं वो देख लेते हैं। क्लियर। तो सैनिटरी में सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, सीवर लाइन आ जाएगी। क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले सीवर लाइन आ जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, वाटर क्लोजेट, WC आप जिसको बोलते हो, वाटर क्लोजेट। क्लियर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, सिस्टम्स। क्लियर। नेक्स्ट आपका फिटिंग आ जाएगा और इंटरसेप्टिंग ट्रैक। क्लियर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या इंक्लूड हो जाएगा, फिटिंग इंक्लूड हो जाएगा। और नेक्स्ट आएगा आपका इंटरसेप्टिंग ट्रैक। नेक्स्ट आपका इंटरसेप्टिंग ट्रैप हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखना ये। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखना, सैनिटरी आपने डाला है, सीवर लाइन आपने डाल दी है, लेकिन आप देखते हो कि आपकी बिल्डिंग में एक ऐसा एरिया होता है जो अनसीवर्ड एरिया होता है। क्लियर। क्या होता है, अनसीवर्ड एरिया आपका होता है। क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूं, इन अनसीवर्ड एरिया। क्लियर। तो एन आप यहां पर एडिशनल अमाउंट की बात कर रहे हो। एडिशनल अमाउंट जो आपका यहाँ पे रहेगा वो कितना होगा, 3 to 4% होगा। एडिशनल अमाउंट कितना होगा आपका, 3 to 4% होगा। और यह जो एडिशनल अमाउंट आपने किसके लिए रिक्वायर्ड है, अनसीवर्ड एरिया में क्या चीज यहाँ पे आ रहा है, तो 3 to 4% ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। किसका ले रहे हो आप, 3 to 4% ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर। क्लियर। 3 to 4% किसका, बिल्डिंग स्ट्रक्चर का। और मे बी रिक्वायर्ड फॉर प्रोविजन, ये किसके लिए रिक्वायर्ड है, तो मे बी रिक्वायर्ड फॉर प्रोविजन ऑफ सेप्टिक टैंक, प्रोविजन ऑफ सेप्टिक टैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेप्टिक टैंक के लिए कितना प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है, 3 to 4% ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर। आप अमाउंट किसके लिए रिक्वायर्ड रहता है आपको, एक सेप्टिक टैंक बनाने के लिए। ठीक है। तो ये नोट में आप लिख लेना, इसको। QSC की नोट्स डाउनलोड कर ली है आप लोगों ने, हाँ, QSC के नोट्स आप लोगों ने डाउनलोड कर लिए हैं क्या, जल्दी से बता दें। तो देखो नोट्स तो डाउनलोड कर लिए, वो नोट्स तो आपको साथ में लेके बैठना है। साथ में आप जो यहाँ क्लास में मैं आपको बोर्ड पे लिखा रहा हूँ, ये चीजें भी आपको अपने हाथ से लिखते जाना है। उन्हीं नोट्स में आप पेन नहीं चलाओगे।
ठीक है, कि उसी में हम इधर साइड साइड में लिख लेते हैं, वो लिख लेते हैं। अलग से 4 A4 साइज के पेपर रख लेना और उसी में आप लोगों को लिखना है जो बोर्ड पर बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, वो भी आपको पढ़ना है, क्लास में जो बनवा रहा हूं वो ऐसा है कि आप शॉर्ट्स नोट्स बना रहे हो, अगर आपको डिटेल्ड रिक्वायर्ड है तो आपको वो PDF फॉर्मेट में ऐप पर मिल जाएंगे, ठीक है। डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकाल के रख लेना फॉर फ्यूचर, ठीक है, भविष्य के लिए कभी जरूरत लग गई। सब इंजीनियर बनने के बाद मन किया कि नहीं अब मुझे जूनियर इंजीनियर बनना है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, ठीक है, या फिर आपको असिस्टेंट इंजीनियर बनना है, तब आपको जरूरत पड़ेगी तो तब काम आ जाएंगे, ठीक है योगेश, समझे। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स आपकी यूज होती हैं, पहले वो कुछ टेक्निकल टर्म्स अपन यूज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और उन टेक्निकल टर्म्स के लिए कितना % आपने यहाँ पे सैंक्शन किया हुआ है, क्यों, क्योंकि आगे आपको एक पूरा का पूरा मैं एरिया देने वाला हूँ जिसका आपको एस्टिमेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली आपकी जो टेक्निकल टर्म आती है डेट इज कॉन्टीजेंसीज, क्लियर। तो हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, कॉन्टीजेंसीज। कॉन्टीजेंसीज, अब कॉन्टीजेंसीज क्या कहलाता है इसको समझना है आपको, ठीक है, और इसके लिए कितना % सैंक्शन किया गया है, क्लियर। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है % का वो समझ लेते हैं। तो कॉन्टीजेंसीज के लिए आपने 3 to 5% सैंक्शन करके रखा है, इसका 3 to 5% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, क्लियर। ये आपको याद रखना है, कॉन्टीजेंसीज के लिए हम एस्टिमेटेड कॉस्ट का कितना प्रोवाइड कराते हैं, 3 to 5% प्रोवाइड कराते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे समझना है कि व्हाट इज कॉन्टीजेंसीज। कॉन्टीजेंसीज कहलाता क्या है, तो कॉन्टीजेंसीज इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है यहाँ पर, तो यह इंडिकेट आपका क्या करता है, incidental expenses of miscellaneous character, indicate incidental miscellaneous, एक मिनट, incidental expenses of miscellaneous, expenses of miscellaneous character, miscellaneous character, ठीक है। अब एक चीज याद रखना है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, कॉन्टीजेंसीज जो होता है यह इंडिकेट करता है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऑफ मिसलेनियस कैरेक्टर, लेकिन याद रखना जो यहाँ पे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऑफ मिसलेनियस कैरेक्टर की मैंने बात की है, मतलब मिसलेनियस हिंदी में क्या बोलते हो, विविध, क्या बोलते हो इसको, विविध, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप के बात एक साथ मिक्स कर दिए तो इसको हिंदी में क्या बोलते हो, विविध बोलते हो, ठीक है। तो मिसलेनियस कैरेक्टर टाइप्स के जो आपके एक्सपेंसिव होते हैं, जो खर्चे आपके होते हैं, तो उसके लिए आप जो कॉन्टीजेंसीज में अमाउंट लेते हो 3 to 5%, ठीक है। याद रखना जो मिसलेनियस कैरेक्टर के आपके एक्सपेंसिव हैं यह किसी भी डिस्टिंक्ट आइटम ऑफ वर्क में बिलोंग्स नहीं करते हैं। तो आप इसके लिए बोल सकते हो कि मिसलेनियस कैरेक्टर which cannot be classified under any, इसमें लिख लेना, incidental expenses of miscellaneous character which cannot be classified under any
डिस्टिंक्ट आइटम सब हेड, डिस्टिंक्ट आइटम सब हेड। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो इंसिडेंटल एक्सपेंस और मिसलेनियस कैरेक्टर है, तो जो 3 to 5% आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट अमाउंट लिया है, 3 to 5% एस्टिमेटेड कॉस्ट का जो आपने अमाउंट यहाँ पे लिया है, क्या लिया आपने, अमाउंट लिया है, तो इस अमाउंट को आप यूटिलाइज्ड कहाँ करोगे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस अमाउंट को यूटिलाइज कहाँ करने वाले हो, किस लिए आप ये पैसा ले रहे हो? तो याद रखना, सबसे पहले एक्स्ट्रा आइटम ऑफ वर्क में जो आपका खर्चा जाएगा, जो आपको एक्चुअल में काम करना था वो तो करना है, इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा आइटम ऑफ वर्क आपका आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइंग आई थी, उसमें आपकी अपन एग्जांपल ले रहे थे एक्स्ट्रा आइटम ऑफ वर्क का, तो जैसे फाउंडेशन बना रहे हैं, अब ब्लैक कॉटन सॉइल आ गई, अब लेकिन ड्राइंग और आपके प्रोजेक्ट में नहीं लिखा हुआ है कि आप पहले ब्लैक कॉटन सॉइल को हटाओ देन आप यहाँ पर, क्लियर? आप यहाँ पर क्या करो कि ब्लैक कॉटन सॉइल को हटाओ देन फिर आप उसमें फाउंडेशन बनाओ, तो ये आपके वर्क में नहीं है। तो ये ब्लैक कॉटन सॉइल को हटाना जो आपका हो गया है वो क्या हो गया, एक्स्ट्रा आइटम ऑफ वर्क हो गया। तो इसमें जो खर्चा लग रहा है वो कहाँ से आएगा, वो अपनी जेब से तो भरोगे नहीं उस टाइम पे, तो उसके लिए भी अमाउंट आपका सैंक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने ये समझा है, तो यहाँ पे पहला यूटिलाइजेशन में आपका क्या आ जाएगा, टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ एक्स्ट्रा आइटम ऑफ वर्क, क्लियर? एक्सपेंसेस ऑफ एक्स्ट्रा आइटम ऑफ वर्क, क्लियर? एक्स्ट्रा आइटम ऑफ वर्क में जो आपका एक्सपेंसेस होने वाला है उसमें आप इस अमाउंट को यूटिलाइज कर सकते हो, क्लियर? नेक्स्ट खर्चे हैं मिसलेनियस खर्चे जो होता है, क्लियर? आप जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि डिजाइन आपकी बन के आ गई थी और आपने बोला कि ये डिजाइन में फॉर एग्जांपल कि इस टाइप का अलाइनमेंट कुछ आया है, कुछ टर्निंग कर्व वगैरह आया है और आपने उसमें क्या किया, पूरा का पूरा स्लाइटली चेंज करा दिया कि वो कर्व नहीं चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, वहां पर एज चाहिए। तो अगर आपकी डिजाइन में माइनर चेंजेस होते हैं तो उसका जो एक्सपेंसिव होता है वो भी आप मिसलेनियस में बिलोंग्स करता है। देखो किसी पर्टिकुलर सब हेड वर्क में नहीं आया कि वो कर्व को हटाना, क्लियर? लेकिन आप हटा रहे हो, तो अगर आपकी डिजाइन में स्लाइटली चेंज आता है तो वो भी आपका इसी अमाउंट में, इसी अमाउंट को क्या करोगे आप, यूटिलाइज करोगे उस जगह पे। तो आप क्या बोलोगे, एक्सपेंसेस टू माइनर चेंज इन डिजाइन, एक्सपेंसेस टू माइनर चेंज इन डिजाइन, माइनर चेंज इन डिजाइन, क्लियर? तो डिजाइन्स में माइनर चेंज आना वो भी आपका मिसलेनियस कैरेक्टर्स के अंदर आ जाएगा, उसमें भी आप इस अमाउंट को क्या करोगे, यूटिलाइज करोगे, ठीक है? क्लियर है? क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट। नेक्स्ट क्या आता है आपका, वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट, क्लियर? तो वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट को समझते हैं क्या कहलाता है, क्लियर? तो इसको आप ऐसा समझना कि वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट में हम क्या करते हैं, चार्ज टू वर्क
क्या बोला आपको, देखो एक छोटे छोटे पॉइंट आप याद रखना जो मैं दिखाता हूँ आपको इम्पोर्टेंटली। यहाँ पे पूरी डेफिनेशंस यहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्निकल्स में हो जाती है, समझ नहीं आता है कि चीज कहलाती क्या है। ठीक है, समझना है आपको। वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट को मैंने क्या बोला, चार्ज टू वर्क डायरेक्टली, मतलब चार्ज टू वर्क डायरेक्टली का मतलब क्या हुआ, हाँ इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज टू वर्क डायरेक्टली। किसी को पता है क्या, मैंने जो यहाँ पे लिखा है जैसे चार्ज टू वर्क डायरेक्टली, क्लियर, किसी को पता है? तो देखो क्या होता है चार्ज टू वर्क डायरेक्टली, समझना इसको। तो मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, इन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ओके, इन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जब आपका कंस्ट्रक्शन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे आपके ऐसे वर्क होते हैं जिसके लिए आप डायरेक्टली एम्प्लॉय अपॉइंट करते हो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। जैसे अगर आपने देखा 1 साल का काम है तो आप क्या करोगे, 1 साल के लिए डायरेक्टली कुछ एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लोगे। जैसे एम्प्लॉय में आपके यहाँ पे क्या आएगा, लोकल की चीजों की बात कर रहे हैं, लोकल अवेलेबल एम्प्लॉय जो होते हैं। तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे क्या करते हो, आ सर्टेन नंबर ऑफ वर्क जो आपके होते हैं उसके लिए कुछ एम्प्लॉय को आप अपॉइंट करते हो। एम्प्लॉय में आपके कौन कौन आ जाएंगे, सबसे पहला सुपरवाइजर, क्लियर, कौन आ जाता है आपका, सुपरवाइजर आ जाते हैं। चौकीदार आप लगाओगे, क्या लगाओगे, चौकीदार आप लगा के रखोगे, आपका जो सामान साइड पे पड़ा हुआ है वो चोरी ना हो जाए, क्लियर। मेट्स आपके होंगे, मेट्स के अलावा आप मुंशी वगैरह रखते हो जो आपका क्या करे, लोकल अमाउंट वगैरह हैंडल करता है, डीजल कितना जा रहा है, कितना आपका रेनफोर्समेंट यहाँ से निकल रहा है, ये सारा डेटा, कितना किलो यहाँ से रेनफोर्समेंट निकला, जो बाइंडिंग वायर वगैरह निकला है, आपके जो कवर ब्लॉक्स होते हैं वो कितना यहाँ से जा रहा है, तो ये सारी चीजें, सीमेंट के कितने बैग्स आपके यहाँ पे निकले हैं, तो ये सारी चीजें वो मेंटेन करके रखता है। ठीक है, मुंशी वगैरह जो आपका होता है, ठीक है, तो हिसाब किताब का लेखा जोखा जो रखता है, सीधी बात है, समझो। तो सुपरवाइजर हो गया, चौकीदार हो गया, मेट्स हो गया और आपका मुंशी वगैरह हो गया है। तो यह आपको क्या हो गए हैं, ये आपके एम्प्लॉयमेंट हो गए, इसको आपने स्पेसिफाइड पीरियड के लिए क्या कर लिया है, अपॉइंट कर लिया है। और इसको आप जो अमाउंट हो, वर्क चार्ज आप यहाँ पे दे रहे हो इसको डायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब साइड से ही इसका पेमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अकाउंट में इनका सैलरी आपका ऑफिस से, हेड ऑफिस से आपका सैलरी वहां से डल रहा है, डायरेक्टली हम इसके काम के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, इनको चार्ज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुपरवाइजर है 8,000 रुपए दूंगा, चौकीदार है 7,000 रुपए दूंगा, मेट से इसको इतने रुपए दूंगा, क्लियर। तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आप एक अपना ऐसा बोल सकते हो कि ये जो आपका है दैट इज द टेम्पररी स्टाफ, इसको आप टेम्पररी स्टाफ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपने जो टेम्पररी स्टाफ आपने क्या किया है, एस्टैब्लिश्ड किया है, उसको क्या करना, चार्ज करना, पैसे देना, वो आपका वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट कहलाता है। और इसके लिए आपका जो यहाँ पर अमाउंट फिक्स किया गया है वो कितना किया गया है, 1.5 से 2%, 1.5% to 2% of estimated cost। क्लियर, 1.5 से 2% आपने क्या करके रखा है, अमाउंट देके रखा है वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट, मतलब एक टेम्पररी स्टाफ को अपॉइंट करने के लिए। और टेम्पररी स्टाफ मतलब सुपरवाइजर, चौकीदार, मेट्स, मुंशी, etc। क्लियर, क्लियर।
देखो अब ऐसा देखो स्पेसिफाइड पीरियड मैंने जैसे बोला था कि 1 साल काम चलने वाला तो 1 साल के लिए आपने इनको रख लिया, ऐसा नहीं है। अगर किसी का काम अच्छा नहीं हुआ, कोई मक्कारी मानने लगा, तो आप 1 मंथ का नोटिस पीरियड देके उनको टर्मिनेट भी कर सकते हो किसी भी टाइम पर, किसी भी टाइम पर इनको आप टर्मिनेट भी कर सकते हो, लेकिन आपको एटलीस्ट 1 मंथ का नोटिस पीरियड उनको देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप उनको टर्मिनेट कर सकते हो 1 साल के पहले, जरूरी नहीं है 1 साल तक ही आप उनको रखो। क्लियर इतना? ओके। देखो अब नेक्स्ट आपका यहां पे आता है टूल एंड प्लांट। टूल एंड प्लांट व्यापम अभी हम एक बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं, बिग प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो बिग प्रोजेक्ट में टूल एंड प्लांट को क्या करना है? परचेज करना है। फॉर परचेसिंग टूल एंड प्लांट प्रोवाइड, देखो फॉर परचेसिंग टूल एंड प्लांट किसके लिए? किसके लिए? फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए आप टूल एंड प्लांट को क्या करोगे? परचेस करोगे। तो इसके लिए आपने क्या किया है? यहां पे भी परसेंट ऑफर करके रखा है, कितना? 1 to 1.5% या फिर 1.5%। क्लियर? 1 से 1.5% किसका? ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट का। हमने किसके लिए देके रखा है? टूल और प्लांट के लिए देके रखा है। क्यों? क्योंकि जब हम बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या चाहिए? टूल एंड प्लांट को परचेस करना है। क्लियर? टूल एंड प्लांट को क्या करना है? परचेस करना है। तो उसके लिए आपने इतना अमाउंट फिक्स करके रखा है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो आपके टूल एंड प्लांट होते हैं, क्लियर, अगर नॉर्मली देखा जाए तो आपके जो टूल एंड प्लांट होते हैं, नॉर्मली टूल एंड प्लांट आपके जो होते हैं वो किसके द्वारा अरेंज किए जाते हैं? अरेंज्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर। ये कौन अरेंज करता है? कॉन्ट्रैक्टर अरेंज करता है अगर नॉर्मली देखा जाए। लेकिन यह बड़ा प्रोजेक्ट अगर होगा तो एस्टिमेटेड कॉस्ट का 1 से 1.5% आप इसके लिए प्रोवाइड करा के रखोगे, टूल एंड प्लांट के लिए दे के रखोगे। क्लियर? तो ये परसेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना। क्लियर? और चाहो तो ये पॉइंट लिख लेना, इसमें लिख लेना इन द 1 to 1.5% of the estimated cost provided in the estimate for the purpose of tools and plants which will be required for execution of work. क्लियर? तो टूल एंड प्लांट का परसेंट याद रखना, आपका कितना हो गया? 1 से 1.5% हो गया है वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का।
कितना था अभी आपका 1.5 से 2% था, और परसेंटेज चार्जेस आपका 3 to 5% था। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका सेंटेज चार्ज और डिपार्टमेंटल चार्ज। नेक्स्ट क्या आता है आपका सेंटेज चार्ज और डिपार्टमेंटल चार्ज। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या आएगा सेंटेज चार्ज और डिपार्टमेंटल चार्ज। ठीक है। अब सेंटेज चार्ज और डिपार्टमेंटल चार्ज क्या कहलाता है? क्लियर। तो याद रखना, जब आपका क्या होता है एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट से वर्क को लेता है। क्लियर। मैंने क्या बोला, जब एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से वर्क को क्या करता है लेता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर सैंक्शन करके रखा है कुछ अमाउंट। क्लियर। कितना है वो 10 to 15% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट से काम को लिया है। क्या किया है? एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को काम से लिया है, तो परसेंट अमाउंट आपने कितना यहाँ पे देके रखा है? परसेंट अमाउंट आपका कितना है 10 to 15% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब यह जो आप एस्टिमेटेड कॉस्ट का 10 से 15% आप चार्ज कर रहे हो, एक किस लिए आप कर रहे हो? क्लियर। ये जो आपने अमाउंट क्या किया चार्ज किया, ये किस लिए आपने चार्ज किया? क्लियर। तो आपने चार्ज आपने किया है एक्सपेंसेस के लिए। एक्सपेंसेस आपके कौन कौन से आपके यहाँ पे आएंगे? जैसे फॉर एस्टेब्लिशमेंट, कौन सा आपका यहाँ पे एक्सपेंसिव आ जाएगा? एस्टेब्लिशमेंट। आप क्या करोगे, काम ले लिया आपने, अब उस काम को पूरा सेटअप करना है, जमाना है आपको काम को, तो एस्टेब्लिशमेंट आ गया। नेक्स्ट उसकी आपको डिजाइन प्रिपेयर करना है। क्या करना है? डिजाइन प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया आपका डिजाइनिंग आ गया। नेक्स्ट डिजाइनिंग के साथ साथ आपको उसकी प्लानिंग करना है कि कैसे आपका ये वर्क एग्जीक्यूट होगा और कितनी स्टेज में एग्जीक्यूट होगा। प्लानिंग के साथ साथ अब आपने नोटिस टेंडर भी निकाला है उस काम का। अब जो वर्क उसमें लेने वाला है वो कितना अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सुपरविजन आपको करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आपका एक्सपेंसिव किसका ले रहे हैं? सुपरविजन। क्यों? क्योंकि सुपरविजन के लिए ये आप अपने इंजीनियर्स को भी क्या करोगे? भेजोगे। तो ऐसे चार्जेस को हम सेंटेज चार्ज और डिपार्टमेंटल चार्ज बोलते हैं, जब एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से क्या करता है काम को लेता है। क्लियर। तो इस परसेंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटेज चार्जेस बोलते हैं। क्लियर। अब याद रखना, जो सेंटेज चार्जेस आपके होते हैं और डिपार्टमेंटल चार्ज होते हैं, जनरली ये आपको सेंट्रल वर्क आपको प्रोवाइड कराता है। कौन कराता है? सेंट्रल वर्क आपको प्रोवाइड कराता है। सेंट्रल वर्क मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आपके जो भी काम होंगे उसके लिए आपको सेंटेज चार्ज और डिपार्टमेंटल चार्ज आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। तो आप इसमें लिख लेना, आप इसमें लिखना when the engineering department takes up the work of other department, a percentage amount of 10 to 15% of the estimated cost is charged to meet the expenses of establishment, designing, planning, supervision, etc.
and this percent charge is known as percentage charges. क्लियर है इतना सबको? परसेंटेज चार्ज और डिपार्टमेंटल चार्ज क्लियर है आप लोगों को? बता दें अगर क्लियर हो गया है तो जल्दी से। चलो, तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट आपका आता है सब हेड ऑफ आइटम ऑफ वर्क। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सब हेड ऑफ आइटम ऑफ वर्क। सब हेड ऑफ आइटम ऑफ वर्क। सब हेड ऑफ आइटम ऑफ वर्क। क्लियर? देखो, सब हेड ऑफ आइटम ऑफ वर्क हम इस टर्म को क्यों यूज करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इस टर्म को हम यूज क्यों करते हैं? क्लियर? तो आपका अगर मैं ऐसा बोलूं कि आप जो वर्क कर रहे हो, क्लियर समझना इसको, आप जो क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो जो वर्क आप कर रहे हो इसके लिए आपने क्या लिया होगा? एक टोटल कॉस्ट आपके पास होगी। क्लियर? तो मैं कैसा बोल रहा हूँ? टोटल कॉस्ट ऑफ। आप कोई सा यहाँ पे वर्क कर रहे हो, फॉर एनी वर्क, टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क आपके पास होगी। इस टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क का आपने क्या कर दिया है? सब डिवीजन कर दिया। क्या कर दिया है आपने? सब डिवीजन आपने यहाँ पे कर दिया है। अब देखो, सब डिवीजन जो आपने किया है यहाँ पे किसके बेसिस पर किया है? आइटम ऑफ वर्क के बेसिस पर कर दिया है। सब डिवीजन जो आपका यहाँ पे हुआ है वो किसके बेसिस पर हुआ है? आइटम ऑफ वर्क के बेसिस पर हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, क्लियर? जैसे अगर यहाँ पर देखें आइटम ऑफ वर्क्स को, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? जैसे सब डिवीजन जो आपका हुआ है कैसे हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ आइटम ऑफ वर्क, या फिर ऐसा बोल सकते हो होल वर्क डिवाइडेड इनटू आइटम ऑफ वर्क। और आइटम ऑफ वर्क में अगर मैं पहला पॉइंट देखूं तो आपका जैसे क्या है? अर्थ वर्क है, या फिर ऐसा वर्क आपने यहाँ पे जो सिमिलर इन नेचर है। कंक्रीट की बात करें हम, कंक्रीट आपका हो गया। फिर आपका क्या हो जाएगा? ब्रिक वर्क हो जाएगा। क्लियर? ब्रिक वर्क के बाद आपका कंक्रीट वर्क हो गया, ब्रिक वर्क आपका हो गया। स्टोन अगर आप लगा रहे हो तो स्टोन का वर्क आपने अलग कर दिया। नेक्स्ट बोर्ड, डोर वगैरह आपको जो लगाना है, तो लकड़ी का आपका वर्क क्या हो गया? अलग हो गया। तो वुड वर्क आपका आ गया आइटम ऑफ वर्क में। क्लियर? ऐसे ही स्टील की बात करें, स्टील आपको यहाँ पे यूज करना है तो स्टील वर्क आपका आ गया। रूफिंग, छत की जब हम बात करेंगे तो छत का काम अलग कर दिया हमने, रूफिंग। नेक्स्ट फ्लोरिंग हमने अलग कर दिया कि हम फ्लोरिंग अलग से करेंगे। क्लियर? तो इसके अलावा और अगर देखोगे आइटम ऑफ वर्क में, तो आपका जैसे प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग आ गया। प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग आपका आ जाएगा। प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? इसके अलावा और क्या आएगा? प्लास्टरिंग अगर हो गई तो फिर पेंटिंग आपका यहाँ पे आ जाएगा। पेंटिंग एंड डिस्टेंपरिंग आपका आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, पेंटिंग एंड डिस्टेम्परिंग आ जाएगा, क्लियर, व्हाइट वॉशिंग आ जाएगा, कलर वॉशिंग आ जाएगा और मिसलेनियस आ जाएगा। तो आपने क्या किया, टोटल कॉस्ट को आइटम ऑफ वर्क के बेसिस पर आपने सब डिवाइड कर दिया। जैसे अर्थ वर्क में इतना लगने वाला है, कंक्रीट में इतना लगने वाला है, ब्रिक वर्क में इतना लगने वाला है, स्टोन वर्क में इतना यूज होने वाला है, वुड वर्क में इतना यूज होने वाला है। इससे क्या होगा कि आपका जो टोटल कॉस्ट है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर मैं इसका सब डिवीजन कर देता हूं आइटम ऑफ वर्क में, तो मेरा जो फाइनेंशियल कंट्रोल है वो आपका क्या हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, क्लियर, क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल कंट्रोल आपका यहाँ पर हो जाएगा। आप अपने पैसों पे कंट्रोल रख सकते हो। जैसे अगर आप अपने सारे काम एक साथ चालू करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि मैंने अर्थ वर्क में कितना पैसा लगा दिया, कंक्रीट में कितना लगा दिया, ब्रिक वर्क में कितना लगा दिया। क्यों? क्योंकि सारी की सारी चीजें एक साथ रन चल रही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ सब डिविजन्स में, क्लियर, नंबर ऑफ सब डिविजन्स में हमने डिवाइड कर दिया। उसको हमने क्या बोला, सब हेड ऑफ आइटम ऑफ वर्क, जिससे हमने अपने पैसों पर फाइनेंशियल कंट्रोल, एक कंट्रोल एस्टैब्लिश कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना, लिखना यहाँ पे द टर्म सब हेड इज यूज्ड टू, the terms subhead is used to describe the subdivision, describe the subdivision, describe the subdivision, describe the subdivision, subdivision into the total cost of a work, into which the total cost of a work is divided for financial control and statistical convenience। क्लियर? इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, द होल वर्क इज डिवाइडेड इनटू different classes of item, different classes of item and items of similar nature, and items of similar nature are grouped under subhead of works are as follow। तो आप चाहो तो ये लिख लेना यहाँ पे, प्लास्टरिंग पेंटिंग एंड डिस्टेम्परिंग आपका हो गया था। इसके बाद आप लिख सकते हो व्हाइट वॉशिंग, यहाँ पर व्हाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग भी आपका आ जाएगा और मिसलेनियस आइटम भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? तो आप एनी टाइम अपना एक्सपेंडिचर चेक कर सकते हो, कितना पैसा आपने खर्च कर दिया अभी तक इस प्रोजेक्ट पर। तो जो आपका डिटेल एस्टिमेट होता है वो सब हेड वाइज ही आपका क्या किया जाता है, प्रिपेयर्ड किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है सब हेड ऑफ आइटम ऑफ वर्क। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आप सब वर्क। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा सब वर्क। किसी को पता है व्हाट इज सब वर्क? हम सब वर्क किसको बोलेंगे? अगर किसी को पता हो देन वो आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जल्दी से 1 मिनट का टाइम है। देखो नोट्स में ऐसे पढ़ के आंसर मत देना जिन्होंने पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर ली।
बाकी आप दे सकते हो आंसर। स्मॉल पार्ट ऑफ वर्क इन कंस्ट्रक्शन, इसे पार्ट में डिवाइड करते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल में बता सकते हो पुष्पेंद्र एंड योगेश? विच इज डन इन बिग कंस्ट्रक्शन। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे पार्ट्स में आपने बोला है सर इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कैसे? राहुल पढ़ के आंसर दे दिया? पढ़ के आंसर दे दिया? देखो यहाँ पर आपने सही बोला है, बात तो सही है आपकी कि एक आपका जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है, क्लियर? तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि सब वर्क क्या कहलाता है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं अ लार्ज वर्क ऑफ प्रोजेक्ट। किसी ब्रोकेज एंड सर्वेइंग कॉस्ट यहां पर योगेश ऐसा नहीं होता है। देखो सब वर्क क्या होता है आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जैसे है। फॉर एग्जांपल से समझते हैं, अगर मैं बोलूं कि आप एक हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ठीक है? तो आपके पास क्या है, एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट। अब हॉस्पिटल बनाना है तो हॉस्पिटल जो आपका हो गया है, ये क्या हो गया, एक बिग वर्क हो गया है, एक बड़ा काम हो गया है आपका, बिग वर्क हो गया। अब इस बिग वर्क में छोटे छोटे बहुत सारे वर्क इंक्लूड होते हैं। जैसे हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें मैं छोटे छोटे वर्क को इंक्लूड कर रहा हूं, जैसे मेन हॉस्पिटल की बिल्डिंग, क्लियर? मेन हॉस्पिटल की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, या फिर इमरजेंसी वार्ड का कंस्ट्रक्शन करना है। इमरजेंसी वार्ड आपने देखा होगा अलग से बना होता है, तो इमरजेंसी वार्ड आपका हो गया। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या होता है, रेसिडेंट डॉक्टर्स क्वार्टर्स, क्लियर? रेसिडेंट डॉक्टर्स क्वार्टर्स, जो आपके डॉक्टर्स रहेंगे उनके रहने के लिए आप क्या करोगे, क्वार्टर्स यहाँ पे बनाओगे। नेक्स्ट नर्स क्वार्टर, नर्स क्वार्टर्स, ऑपरेशन थिएटर्स, ओटी आपका यहाँ पे रहेगा, आउट पेशेंट वार्ड आपका यहाँ पे रहेगा, किचन ब्लॉक रहेगा। पेशेंट वगैरह आते हैं तो उनके साथ जो आते हैं लोगों, उनके लिए कुछ बनाने खाने के लिए किचन ब्लॉक भी होगा, और रोड भी यहाँ पे बना होगा हॉस्पिटल में। तो देखो क्या किया गया है, एक बड़े प्रोजेक्ट को स्मॉल वर्क में तोड़ दिया गया है। जैसे मेन हॉस्पिटल बिल्डिंग का काम वहां चल रहा है, इमरजेंसी वार्ड यहाँ बन रहा है, रेसिडेंट डॉक्टर क्वार्टर्स अलग बन रहे हैं, नर्स क्वार्टर्स अलग बन रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर का अलग काम चल रहा है, किचन ब्लॉक अलग हो रहा है, रोड आपका अलग हो रहा है, क्लियर? तो यह आपके क्या कहलाएंगे, सब वर्क कहलाएंगे। तो एक लार्ज वर्क को हम क्या करते हैं, स्मॉल वर्क में, देखो पूरे हॉस्पिटल प्रोजेक्ट को हमने स्मॉल वर्क में डिवाइड कर दिया है। तो ये स्मॉल वर्क आपके क्या कहलाते हैं, सब वर्क कहलाते हैं, क्लियर? तो सब वर्क मतलब हमने क्या बोल दिया, स्मॉल वर्क। तो स्मॉल वर्क कैसे आया, एक लार्ज वर्क को आपने यहाँ पर तोड़ दिया है छोटे छोटे वर्क, क्लियर? ओके राहुल, बहुत टैलेंटेड हो आप। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूं, इसमें लिख लेना सब वर्क में, अ लार्ज वर्क और प्रोजेक्ट, अ लार्ज वर्क और प्रोजेक्ट में कंसिस्ट ऑफ सेवरल बिल्डिंग्स, में कंसिस्ट ऑफ सेवरल बिल्डिंग्स और स्मॉल वर्क, several buildings or small works, and each of these work is known as sub work, is known as sub work. क्लियर? आप चाहो तो एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख सकते हो कि एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको आपने छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है? तो इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्लियर है सभी को इतना? तो बहुत सारी चीजें कर ली हैं अपन ने, मतलब मीन्स पढ़ ली हैं, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर ही लेते हैं, समझते हैं कैसे एस्टिमेट बनता है, ठीक है? बहुत सारे परसेंटेज भी पढ़ लिए। लिखना, प्रिपेयर अ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, न्यूमेरिकल लिखना, प्रिपेयर अ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट ऑफ अ बिल्डिंग प्रोजेक्ट, of a building project with a total plinth area, with a total plinth area of all building, total plinth area of all building 1500 स्क्वायर मीटर। क्लियर? मतलब यहां पर आपको प्लिंथ एरिया गिवन है, कितना है आपका प्लिंथ एरिया? 1500 मीटर स्क्वायर आपका प्लिंथ एरिया है। क्लियर? अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको गिवन डेट है, तो आप पहला पॉइंट लिखना, क्या गिवन है? सबसे पहला दिया गया है प्लिंथ एरिया रेट। क्लियर? सबसे पहला क्या है आपका? प्लिंथ एरिया रेट। प्लिंथ एरिया रेट आपको जो देके रखा है 950 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर का जो पैसा देके रखा हुआ है, कितना देके रखा है? 950। क्लियर? सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है एक्स्ट्रा फॉर स्पेशल आर्किटेक्ट वर्क, एक्स्ट्रा फॉर स्पेशल आर्किटेक्ट वर्क, आर्किटेक्ट वर्क 1.5%, 1.5% ऑफ वर्क। कितना देके रखा है आपने? 1.5% ऑफ वर्क आपको देना है, किसके लिए? स्पेशल आर्किटेक्ट को प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट है आपका एक्स्ट्रा, और आपको किसको प्रोवाइड कराना है? तो नेक्स्ट है आपका
extra for water supply and sanitary installation, water supply and sanitary इंस्टॉलेशन के लिए आप प्रोवाइड कराओगे। क्लियर? कितना? 1.5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट, 1.5%, सॉरी 5% है आपका सिर्फ 5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। बिल्डिंग कॉस्ट का कितना प्रोवाइड कराना है? 5% आपको किसको देना है? वाटर सप्लाई को और सैनिटरी इंस्टॉलेशन के लिए। नेक्स्ट फोर्थ है आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा फॉर इंटरनल इंस्टॉलेशन ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। क्लियर? एक्स्ट्रा फॉर इंटरनल इंस्टॉलेशन। क्लियर? और इसके लिए आपको प्रोवाइड कराना है 14% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। क्लियर? बिल्डिंग कॉस्ट का कितना? 14%। क्लियर? पांचवा है आपका एक्स्ट्रा फॉर सर्विसेज, एक्स्ट्रा फॉर सर्विसेज। क्लियर? 6% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। क्लियर? 6% आपको किसका देना है? बिल्डिंग कॉस्ट का देना है। नेक्स्ट आपका आएगा कॉन्टीजेंसीज। अभी आपने पढ़ा था। क्लियर? अगर नहीं दिया होता तब भी आपको ये जोड़ना पड़ता कॉन्टीजेंसीज। यहाँ पे दे के रखा है हमने 3% ऑफ टोटल कॉस्ट। क्लियर? ये आपको किसका लेना है? टोटल कॉस्ट का लेना है कॉन्टीजेंसीज। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है सुपरविजन चार्जेस। क्लियर? सेवेंथ आपका क्या है? सुपरविजन चार्जेस। ये दिया गया है 8% ऑफ टोटल कॉस्ट। क्लियर? टोटल कॉस्ट का कितना? 8%। अब आपको यहाँ पर पूरा एक एस्टिमेट बनाना है और बताना है कि 1500 स्क्वायर जो आप
आएगा आपका 74 या 75 जो भी आ रहा हो। क्लियर? तो ये आपका कॉन्टीजेंसीज आ गया। नेक्स्ट आपने अब टोटल कॉस्ट का क्या प्रोवाइड किया है, सुपरविजन भी दिया है। क्लियर? तो 7th नंबर आपका सुपरविजन है। कॉस्ट आपकी वही है 18,02,625। इसका आपने 8% फाइंड आउट कर दिया और 8% आपने फाइंड आउट किया तो कितना आया, 1,44,210। क्लियर? ये आपका सुपरविजन का चार्जेस आ गया, मतलब 1,44,210 सिर्फ आपको सुपरविजन का देना है। क्लियर? तो अब टोटल बिल्डिंग का एक एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या आ गया है, तो अब फिर से आप यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालोगे तो अब आपकी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, आपकी आएगी 18,02,625। इसमें आपने कॉन्टीजेंसीज को जोड़ दिया है। क्लियर? कॉन्टीजेंसी जोड़ गया है, सुपरविजन आपका यहाँ पे जुड़ गया है। क्लियर? तो आप जब इसको जोड़ दोगे तो आपकी जो भी कॉस्ट आएगी वो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना। जोड़ने के बाद क्या आ रहा है आपका, ठीक है, समथिंग 20 लाख कुछ आपका आएगा यहाँ पे। ठीक है, आप ऐड करके देख लेना इसको, 18 ये हो गए 54, समथिंग 20 लाख आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो आप इसको चेक कर लेना जोड़कर। क्लियर है सभी को? 20 लाख रुपए समथिंग आपका एक एस्टिमेट यहाँ पे बन चुका है। पुष्पेन, भूपेन, योगेश, सचिन, क्लियर है सभी को? देखो अभी अपन ने टूल एंड प्लांट बहुत सारी चीजें ऐड भी नहीं की थी। ठीक है, ये सारी चीजें ऐड होती हैं आपकी एस्टिमेट जब बनता है। तो ये एक रफ कॉस्ट आपका क्या था, एक एस्टिमेट था प्रोजेक्ट का। ठीक है, लिख लियो सभी, लिख लिया सभी ने? तो नेक्स्ट आता है आपका अब यहाँ पर शेड्यूल ऑफ रेट। क्लियर? हेडिंग डाल देना SOR, इसको आप क्या बोलते हो, शेड्यूल ऑफ रेट। नेक्स्ट हम जो हमारी टर्म्स है SOR, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब हम एस्टिमेट करते हैं तो हमें एक रेट की जरूरत होती है, और जो रेट होते हैं आपको कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, शेड्यूल ऑफ रेट्स में मिलते हैं। ठीक है, थिंक स्पेलिंग गलत लिख दी है, SCHEDULE यहाँ। ठीक है, तो शेड्यूल ऑफ रेट में आपको क्या मिलता है, रेट्स मिलते हैं। क्लियर? तो अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज SOR। SOR क्या कहलाता है?
तो आप क्या बोलोगे, एसओआर आपका क्या कहलाता है, कैसे डिफाइन करोगे, तो लिस्ट ऑफ रेट, एसओआर क्या होता है आपका, एक लिस्ट होती है किसकी, रेट्स की, तो लिस्ट ऑफ रेट्स ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क, वेरियस आइटम ऑफ वर्क। क्लियर, जो शेड्यूल ऑफ रेट आपका होता है वो लिस्ट होता है वेरियस आइटम ऑफ वर्क का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो लिस्ट ऑफ रेट्स ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क आपका होता है, ये कैसा होता है, प्रिंटेड बुक के फॉर्म में होता है, इन फॉर्म ऑफ प्रिंटेड। क्लियर, कैसा आपको मिलेगा ये लिस्ट ऑफ रेट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क, तो प्रिंटेड बुक के फॉर्म में आपको मिलेगा, और इस प्रिंटेड बुक को किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो आप ये भी लिख लेना, मेंटेन्ड बाय PWD डिपार्टमेंट, मेंटेन्ड बाय PWD डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। क्लियर, तो इसको आप प्रिंटेड बुक भी बोल सकते हो या फिर शेड्यूल ऑफ रेट बुक भी बोल सकते हो, ठीक है। याद रखना, सिर्फ शेड्यूल ऑफ रेट नहीं, आप इसको शेड्यूल ऑफ रेट बुक इसके नाम से भी बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर, अब क्वेश्चन है यहाँ पे सिंपल सा एक कि क्या सर सिर्फ वेरियस आइटम ऑफ वर्क के इसमें रेट होते हैं, तो एक चीज याद रखना, पर रेट पर यूनिट। क्लियर, यहाँ पे कैसे आपको रेट्स दिए जाते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे आपको देखना है कि किस किस चीजों के रेट्स आपको एसओआर में मिल जाएंगे। तो क्लियर, आइटम ऑफ वर्क्स की तो मैंने यहाँ पे बात कर ली है, तो रेट पर यूनिट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क्स, रेट पर यूनिट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको मटेरियल्स के भी रेट इसमें मिल जाएंगे। किसके रेट्स मिल जाएंगे? मटेरियल्स के रेट मिल जाएंगे। रेट्स ऑफ वेज ऑफ लेबर्स, क्लियर, रेट्स ऑफ वेज ऑफ लेबर, लेबर को कितना भत्ता आपको देना है, लेबर को कितना पैसा देना है, उसका रेट भी मिल जाएगा। रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्लियर, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी आपको इसमें मिल जाएगा। क्लियर, तो ये सारे रेट आपको एसओआर में मिल जाएंगे। क्लियर, तो पीडब्ल्यूडी इसको मेंटेन करके चलता है। एक और चीज याद रखना, पीडब्ल्यूडी मेंटेन्ड बाय पीडब्ल्यूडी, ये मैंने लिखाया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ,
PWD also maintained road metal book. Clear? Also maintained road metal book. क्लियर? पीडब्ल्यूडी के द्वारा क्या रोड मेटल बुक को भी मेंटेन किया जाता है। अब रोड मेटल बुक में क्या होता है? तो रोड मेटल बुक में डिफरेंट टाइप ऑफ रोड मेटल के रेट की लिस्ट होती है किलोमीटर वाइज। क्लियर? तो यहाँ पे रफ कर देते हैं अपन, इस चीज को क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, रोड मेटल बुक, तो इसमें क्या बोल रहा हूं मैं कि रेट ऑफ different road metal किलोमीटर वाइज। क्लियर? किलोमीटर वाइज आपको डिफरेंट रोड मेटल्स के यहाँ पे रेट मिल जाएंगे। इसको भी पीडब्ल्यूडी के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ठीक है? क्लियर है आपको? SOR चलो नेक्स्ट यहाँ पे आता है अब आपका बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स। नेक्स्ट आपका क्या आता है, बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स। क्लियर? तो बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स हम किस लिए यूज करते हैं, तो सर्टेन बेस पीरियड जो आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट में इंक्रीमेंट और जो डिक्रीमेंट आपका होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स को यूज करते हैं। क्लियर? तो बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स को हम कैसे एक्सप्रेस्ड करते हैं, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो एक्सप्रेस्ड बाय, कैसे आप यहाँ पे एक्सप्रेस करोगे, तो एक्सप्रेस्ड बाय परसेंटेज राइज और फॉल। क्लियर? कितना परसेंट राइज हुआ, कितना परसेंट फॉल हुआ। अब आपको पता है एक बिल्डिंग की जो कॉस्ट होती है। क्लियर? नेक्स्ट आपको क्या पॉइंट बोल रहा हूं मैं, जो आपके बिल्डिंग की कॉस्ट होती है वो कैसे आपकी इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी। पॉइंट क्या बोला गया है, बिल्डिंग कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। तो कैसे हो रही होगी, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो याद रखना बिल्डिंग की जो कॉस्ट होती है वो मेनली किस पर डिपेंड करती है, तो मेनली
mainly depend upon on the cost of material। किस पर डिपेंड करेगी? कॉस्ट ऑफ मटेरियल। लेबर, ये जो आपके चार्जेस हैं, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। क्लियर? तो इस वजह से आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट में क्या आता है? इंक्रीज और डिक्रीज होती है। क्लियर? और बिल्डिंग की कॉस्ट में कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज हुआ उसको हम एक्सप्रेस करते हैं बाय द परसेंटेज राइज और फॉल। क्लियर? क्लियर है आपको बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स? तो लिखा दूं, फिर लिख लेना। बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स इंडिकेट द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द कॉस्ट above the cost at the certain base year, cost above the cost at the certain base year, and is expressed by a percentage rise or fall, and is expressed by a percentage rise or fall। क्लियर? नेक्स्ट यहां पे क्या बोला था मैंने? द कॉस्ट इंडेक्स मेनली डिपेंड अपॉन, तो ये लिख लेना, बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स मेनली डिपेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर चार्जेस एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। किस पर डिपेंड करेगा? इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। प्रिंटेड शेड्यूल ऑफ रेट जो आपका होता है, एसओआर जो होता है, उसमें आपका जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है वह प्रेजेंट कॉस्ट को अबव और बिलो करके आपको बता देता है, उसमें आपका मेंशन किया जाता है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स अभी तक यूएससी में कोई डाउट आया आपको या कुछ समझ में नहीं आया हो? हाँ, कोई सी टर्म्स में आपको दिक्कत हुई हो? अगर कोई सा भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देखो, डाउट तो आप लोगों को मेरे को लगता है आते ही नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में आते हैं, दूसरे सब्जेक्टों में आते हैं नहीं आते? देखो मेरे में तो नहीं आते आप लोगों को, ना कोई क्वेश्चन पूछता है। अच्छा लग रहा है सर की वैसी सब्जेक्ट। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जितनी भी आपकी एग्जाम्स होती है, डिप्लोमा बेस्ड एग्जाम की बात की जाए, छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, अगर याद रखोगे तो आपको आगे काम आएगा, नहीं रखोगे तो ठीक है, आपकी मर्जी। तो जितनी भी आपकी होती है, जैसे अगर मैं बात करूं व्यापम की बात करूं, आपका सब इंजीनियर, नेक्स्ट आपके एसएससी जूनियर इंजीनियर की बात करूं, अभी राजस्थान का जेईई भी होने वाला है,
क्लियर। आरजे जेईई आपका राजस्थान जेईई होने वाला है। तो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट का वेटेज बात करूं तो एक आपका सर्वेइंग हुआ, बिल्डिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ, यूएससी आपका हुआ, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हुआ आपका, क्लियर। सर्वे हुआ, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ, क्यूएससी हुआ, कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपका हुआ। तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा हाईली वेटेज रखते हैं, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप सर्वे को देखो तो 9 to 10 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अगर आप बीएम एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करो तो 20 to 25 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। यूएससी की बात करो तो 9 to 10 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके आ जाते हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करो तो 4 to 5 क्वेश्चंस, बिकॉज आरसीसी भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। आरसीसी को आप इंक्लूड करोगे तो ये भी आपका 10 प्लस चला जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से ना हाईली वेटेड चीजें आती हैं और यहाँ पे क्या है, बिल्कुल बेसिक से चीजें होती हैं। और ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि ऑन द स्पॉट, मतलब ऑन द कंस्ट्रक्शन आपके सबसे ज्यादा यूज होते हैं। देखो क्यूएससी भी होती है, ठीक है। क्यूएससी पूरा एस्टिमेशन इस पे रखा हुआ है, बिल जो आप बनाते हो, बिलिंग इंजीनियर जो होता है, तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट, टेक्निकल चीजें यहाँ पर हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आपकी जो यहाँ पर टर्म्स हम डिस्कस करेंगे वो आएगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। नेक्स्ट आपका क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव for the preparation of GATE, Central and State Assistant Engineer and Junior Engineers exams. Subscribe the channel Navigate Institute now.